Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start chapter 9. The name of the chapter is Applications of Trigonometry. देखो हमने चैप्टर 8 किया है, उसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या पढ़ा था? एक ट्राइंगल होती है हमारे पास, उस ट्राइंगल की अगर हमें एक साइड गिवन हो और कोई भी एक एंगल गिवन हो ट्राइंगल के अंदर, तो हम बाकी की साइड और एंगल फाइंड कर सकते हैं ट्राइंगल के। तो आज तक हमने क्या पढ़ा था ट्राइंगल की साइड को फाइंड करने के लिए? सपोज करो एक राइट ट्राइंगल है, उसकी हमें कोई साइड फाइंड करनी है, तो हम क्या करते थे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते थे। चैप्टर 8 में हमने क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके भी हम ट्राइंगल की साइड को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? जो ट्रिग्नोमेट्री है डेली लाइफ में कहाँ यूज होती है, डेली लाइफ से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने टेबल लिखी है साइन कोस टेन तक, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इनसे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इन टेबल में मैंने वैल्यू लिखी है 0 से 90 तक, ये वैल्यू हमारी क्वेश्चन करने में यूज होंगी। और क्या यूज होगा? फॉर्मूला, जो कि हमने किया हुआ है PBP HHB। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन का, ये फॉर्मूला होता है कोस का, और ये फॉर्मूला होता है टेन का। तो साइन कोस टेन, साइन का फॉर्मूला P/H, कोस का फॉर्मूला B/H, टेन का फॉर्मूला P/B। हमने चैप्टर 8 में सीखा था, इसकी ट्रिक थी लर्न करने की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इसको हमने ऐसे लर्न किया था। इसके बाद देखो, इसके अंदर हमें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास 3 टर्म्स हैं जो क्वेश्चन के अंदर यूज होंगी। वो 3 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म है लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट क्या होती है? देखो, सपोज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ खड़ी होके मैं किसी चीज को देख रही हूँ, तो जहां पे मैं खड़ी हूँ और जिस चीज को मैं देख रही हूँ, इन दोनों डिस्टेंस, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, कोई एक पर्सन है जो यहाँ पे खड़ा है, वो किसी चीज को, सपोज करो ये बिल्डिंग को देख रहा है, ये बिल्डिंग है, तो इसके टॉप को देख रहा है। अगर ये ऑब्जर्वर बिल्डिंग के टॉप को देखेगा, तो जहां ये देखेगा टॉप को, और जहां से देख रहा है आईज से, इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या है? इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में है डिस्टेंस? बिटवीन ऑब्जर्वर्स आई टू द ऑब्जेक्ट व्यू। ऑब्जर्वर की आई से, जो देख रहा है, वहां से कहां तक? जहां पे ऑब्जेक्ट है जिसको व्यू किया जा रहा है, जिसको देखा जा रहा है, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। ये होती है ग्राउंड की लाइन। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो जो एंगल होता है ना, वो हमेशा 2 लाइंस के बीच में बनता है ऐसे। इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं, क्योंकि एक इनका ये एंड पॉइंट हो गया और इसको हम आगे कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एंगल के लिए हमें 2 लाइन की जरूरत होती है, इनके बीच में एंगल बनता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किस तरह से 2 लाइंस के बीच में बनेगा? इन लाइंस को हम रे बोलते हैं, रेज। अब ये 2 लाइन कौन सी होंगी जिसके बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा? एक तो होगी लाइन ऑफ साइट, द एंगल इंक्लाइंड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। और सबसे बड़ी बात, ये एंगल कब बनेगा? जब नीचे से ऊपर देखेंगे, जैसे कि ये पर्सन नीचे से ऊपर देख रहा है, व्यू फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, अब मैं इसको आपको डायग्राम से बताती हूँ, डायग्राम से अच्छे से क्लियर होगा। सपोज ये पर्सन है यहाँ पे खड़ा है, मैं इसी के अंदर बता रही हूँ। ये पर्सन ऊपर देख रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट है। जहां से देखा जा रहा है वहां से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस सीधी लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है और ऊपर लाइन ऑफ साइट है। इसके बीच में जो ये एंगल बनेगा, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जब हम ऊपर देखते हैं तो एक तो ये वाली लाइन जो ऊपर देख रहे हैं और एक सीधी लाइन, इसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन।
नेक्स्ट हमारे पास आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? सेम एंगल जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है। डेफिनेशन सेम है, एंगल इंक्लाइंड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। डिफरेंस कहां पर होगा? जब हम ऊपर से नीचे देख रहे होंगे, सपोज करो कि मैं छत पे खड़ी हूँ या किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़ी हूँ और मैं नीचे देख रही हूँ ऐसे, तो जो नीचे जब हम देखते हैं तो एंगल कौन सा बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। कैसे, मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? व्हेन व्यू फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं। आपको डायग्राम से क्लियर होगा। सपोज करो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, एक पर्सन इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है? ग्राउंड पे यहाँ पे एक स्टोन पड़ा हुआ है, ग्राउंड पे ये पर्सन इस स्टोन को देख रहा है। तो ये क्या है? लाइन ऑफ साइट, क्योंकि स्टोन को देख रहा है। यहाँ इसकी आईज है, इसको ज्वाइन कर दिया, लाइन ऑफ साइट है। अब जहां से देख रहा है वहां से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट, ये एंगल बाहर की तरफ ऐसे बनता है। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। है सेम चीज, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बन रहा है। ये लाइन ऑफ साइट है और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। डिफरेंस कहाँ पे है? बस जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे जब देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये तीनों टर्म्स आपके क्वेश्चन में यूज होंगी। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा नहीं आएगा कि हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं या ऊपर से नीचे देख रहे हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा आएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ये एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर देख रहे हैं हम। एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्ड का उसने यूज कर दिया, इट मीन्स जिसको हम देख रहे हैं वो चीज कहाँ पे है? नीचे है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला यूज होगा क्वेश्चन में वो tan थीटा का यूज होगा। एक्सरसाइज के अंदर 16 क्वेश्चंस है। 1 to 5 क्वेश्चंस के अंदर सिंगल ट्राइंगल बनेगी, एक ही ट्राइंगल बनेगी। और जो 6 से लेकर 16 तक क्वेश्चंस हैं उनमें 2 ट्राइंगल बनेगी। तो जिस क्वेश्चन में सिंगल ट्राइंगल बन रही है वो तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। जिन क्वेश्चन में 2 ट्राइंगल्स बनेंगी, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, उन सभी क्वेश्चंस में tan थीटा का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हमेशा tan थीटा का यूज हो, बट बुक में जो क्वेश्चन है सब में tan थीटा का यूज होगा। ऐसा क्यों होगा वो हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उससे हमें क्लियर होगा। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर सबसे ज्यादा वो क्या है? tan थीटा की वैल्यूज। ये आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए। tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। tan 45 कितना होता है? 1। और tan 60 कितना होता है? √3। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। Now come to the first question of exercise 9.1. अब देखो, जो हमें क्वेश्चन गिवन होंगे वो होंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करके सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद जो भी हमें फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे मेन चीज इस चैप्टर के अंदर क्या है? स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से रीड करना है। अगर आपने स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करके डायग्राम सही नहीं बनाया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो मेन इसके अंदर क्या है? आपका डायग्राम सही बनना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, 20 मीटर लॉन्ग रोप के ऊपर चल रहा है वो। आप अपनी बुक को ओपन करके रखिए, बुक में से स्टेटमेंट को रीड करिए मेरे साथ। तो एक 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चल रहा है वो रोप कहाँ पे है? विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाई फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल है ग्राउंड के ऊपर। अब सपोज करो ये ग्राउंड है, पोल एक खंबा है वो सीधा खड़ा है ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो ये पोल है, ये ग्राउंड है। यहाँ पोल से ग्राउंड के ऊपर टाइटली स्ट्रेच किया हुआ उसको, यानी कि इस तरह से कि वो बिल्कुल सीधी है। तो ये है रोप। इस रोप के ऊपर वो सर्कस आर्टिस्ट ऐसे चल रहा है। ये सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है, इस रोप के ऊपर चल रहा है वो।
अब इस रोप की हमें लेंथ गिवन है 20 मीटर। आगे क्या गिवन है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट बताओ। इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर ये रोप ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंगल की वैल्यू लिख लेते हैं जो मैंने आपको बताए थे। मैं साइन की वैल्यू लिख देती हूँ 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो सबसे पहले 0 होता है, फिर 1/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, √3/2 और 1। ऐसे ही कोस क्या होता है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 1, ताकि हमें जो भी यूज करना हो हम वहां से देख के डायरेक्ट यूज कर सकें। और दूसरी चीज सबसे मेन बात, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है PBPHHB। सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है साइन का, देन कोस का, देन टेन का। अब क्वेश्चन में ये लिखा नहीं आएगा कि आपको साइन का फॉर्मूला लगाना है या कोस का फॉर्मूला लगाना है या फिर टेन का फॉर्मूला लगाना है। हमें क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है, डायग्राम से ही हमें पता लगेगा कि हमें कौन से फॉर्मूले की नीड है। ठीक है, ये डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो हमारे पास ये ट्राइंगल है, इसका नेम रख दो ABC। तो लेंथ ऑफ रोप हमारे पास कौन सी है, लेंथ ऑफ रोप इक्वल्स AC है और AC की वैल्यू कितनी है 20 मीटर। अब ये क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है हमारा बेस, यहाँ ये क्या होता है परपेंडिकुलर। अब इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपको, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। एंगल यहीं पर बनेगा हमेशा, तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर हमें क्या करना है, फाइंड हाइट ऑफ पोल, हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ पोल AB, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो फाइंड परपेंडिकुलर करना है, गिवन क्या है हाइपोटेन्यूज, तो हमें वो फॉर्मूला लगाना है जिसमें परपेंडिकुलर आता है और हाइपोटेन्यूज आता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तीनों को मैंने चेक किया कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, साइन के फॉर्मूले में आ रहा है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा का। तो इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 30 डिग्री। परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेन्यूज है AC। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, वहां पे देखो साइन 30 डिग्री कितना होता है हाफ, मैंने साइन 30 के प्लेस पे क्या लिख दिया हाफ, और इक्वल में AB और AC की वैल्यू को पुट कर देंगे। AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 मीटर। अभी 20 यहाँ पे ले जाओ, तो 20 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 20/2, इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो AB की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 10 मीटर। तो AB हमारे पास क्या हाइट ऑफ पोल, ये आपके पास आ गई 10 मीटर। तो मेन चीज क्या है इसमें, आपको डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो डायग्राम आपको पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं पेन से बना देते हैं, उससे ना अगर आपका पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका ठीक नहीं है तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं, चाहे आपको आता भी हो। तो आपको राइटिंग भी नीट एंड क्लीन रखनी है और डायग्राम भी आपको बहुत ही अच्छा और नीट एंड क्लीन बनाना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप स्टेटमेंट रीड कीजिए अपनी बुक में से। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree। एक ट्री है, स्टॉर्म की वजह से वो ब्रेक हो गया और जो ब्रोकन पार्ट था वो इस तरह से बेंड हुआ कि उसका टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है। देखो कैसे ब्रेक हुआ होगा। अब जैसे कि ये ट्री है, ठीक है, मैंने एक ट्री बनाया, ट्री की हाइट थी जो हमारी स्टार्टिंग में वो AB थी। अब ये टूट गया, बीच में से कहीं से ब्रेक हो गया, सपोज करो यहाँ से ब्रेक हो गया ये, अब यहाँ से ये ब्रेक हुआ, ये पॉइंट इसका B है, ये पॉइंट इसका C है, तो A पॉइंट कहाँ गया ग्राउंड पे, ब्रेक होने की वजह से ये ग्राउंड पे गिर गया और इस तरह से बैंड हो गया, अलग नहीं हुआ बैंड हुआ है। और इसका जो ये टॉप है ये अब ग्राउंड को टच कर रहा है, तो यानी कि ट्री ऐसे था, अब ब्रेक होके इस तरह से बैंड हो गया। तो हमने डायग्राम बना लिया। आगे क्या कहा हुआ है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसका जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है बैंड होने के बाद। तो एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का। अब डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री, ट्री का फुट कौन सा है B पॉइंट है,
ट्री का टॉप कौन सा है, ए पॉइंट है। अब ये बोला है जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में होता है। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री यानी कि बी पॉइंट टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेज द ग्राउंड इज, बी पॉइंट से जहां पे इसका टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, ये डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 8 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट निकालो। अब देखो जो ट्री की हाइट है, अगर मैं BC और CA की बात करूं, यहाँ पे देखो मेन जो हमारा डायग्राम था, मेन जो हमारा ट्री था, ट्री जो था हमारा वो A से B तक था। ठीक है, तो ट्री की हाइट क्या होगी, AB। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या थी, AB। अभी ब्रेक हो गया तो BC और CA 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। तो अगर मैं BC और CA को प्लस करूं तभी मेरे पास ट्री की हाइट आएगी, क्योंकि जो मैं ट्रायंगल से फाइंड करूंगी वो मेरे पास या तो ये साइड आएगी या फिर ये साइड आएगी, ब्रोकन पार्ट्स आएंगे। तो ब्रोकन पार्ट को अगर मैं प्लस करूंगी मेरे पास टोटल हाइट आ जाएगी ट्री की। तो अब हमें डायग्राम को देखना है। अब डायग्राम में से हमें देखना है कौन सी साइड हमें निकालनी है। अब देखो ये क्या गिवन है, हमें बेस निकालना, हमें ये भी है और ये भी निकालना है। तो पहले आप क्या करो, ये साइड निकाल लो। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, बेस। तो P और B कौन से फॉर्मूले में आ रहे हैं वहां पे देख लो, P और B आते हैं tan के फॉर्मूले में। तो मैंने क्या किया, ट्राइंगल ABC ली, इन ट्राइंगल ABC और tan का फॉर्मूला लगा दिया, tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। अब थीटा कितना है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर है हमारा CB और बेस है BA। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, टेबल में देखो tan 30 कितना होता है, 1/√3। मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, tan की वैल्यू बार बार यूज होगी क्वेश्चंस में। tan 30 1/√3 होता है। CB हमें फाइंड करना है और BA की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8। 8 को यहाँ पे ले जाओ तो 8 1 जा 8, यह आएगा 8/√3 इज इक्वल टू CB। तो जो ये पार्ट था हमारा वो कितना आ गया, 8/√3 मीटर। अब हमें क्या करना है, दूसरी ट्राइंगल लेनी है। कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल यही है, साइड दूसरी फाइंड करनी है। तो इन ट्राइंगल, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इन ट्राइंगल ABC। अब निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज। गिवन क्या है, बेस। तो बेस और हाइपोटेन्यूज चेक करो कौन से फॉर्मूले में आते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज कोस के फॉर्मूले में आते हैं। तो अब हम लगाएंगे कोस का फॉर्मूला, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एंगल हमारा कितना है, 30 का। cos 30 इज इक्वल टू, बेस है BA और हाइपोटेन्यूज है CA। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 √3/2 इज इक्वल टू, BA है 8, यहां से क्या आ जाएगा, CA। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, √3 मल्टीप्लाई CA, 8 2 जा 16। CA यहां से कितना आएगा, 16 बाय में √3 मीटर। तो यहां से हमारे पास आया था CB, यहां से हमारे पास क्या आया है, CA। CA कितना आ गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारा C से लेकर A तक है 16 बाय में √3 मीटर। अभी तो डायग्राम से ही अंडरस्टूडेबल है कि A से B तक ये टोटल हाइट कितनी आएगी, 16/√3 प्लस 8√3। तो हमें निकालना था AB। तो AB हमारा कैसे आएगा, CA और CB को प्लस करके। तो AC हमारा 16/√3 आया है, ये हमारा 8/√3 था। इसको प्लस करेंगे, जब बाय में नंबर सेम हो डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। 16 + 8 कितना आएगा, 24। ऊपर वाला ऐड हो जाएगा और नीचे वाला सेम रहेगा। तो ये हमारे पास आ गई ट्री की हाइट। और कभी भी डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। अब रैशनलाइज कैसे करेंगे, √3 है तो जो अगर एक सिंगल नंबर हो रूट में तो उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं। तो ये √3 है, √3 के साथ मल्टीप्लाई, √3 के साथ डिवाइड। अब क्या करना है, √3 क्या होता है हमेशा 3, ये आपको ध्यान रखना है। ये बार बार ऐसी वैल्यूज आते हैं, जब दो नंबर सेम होते हैं रूट में, रूट कैंसिल हो जाता है, हमारे पास क्या आएगा 3। 24 √3 इंटू √3 क्या होता है 3। तो हमने इसको कैंसिल कर लिया। ट्री की हाइट यहाँ से कितनी आ गई, 8√3 मीटर। तो ये आंसर है हमारा।